तो हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का सेट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। ठीक है, ये चैप्टर अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी ज़रूरी है ये चैप्टर। ठीक है, आपको भी पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि जो सेट है, हम बोल रहे हैं कि ठीक है सेट है, तो सेट है क्या? क्या मैं कुछ भी रैंडम बुक्स को कलेक्ट कर लूँ और क्या मैं उसको सेट कह सकती हूँ? क्या मैं कुछ रैंडम पेन्स या पेंसिल्स को कलेक्ट कर लूँ, क्या मैं उसको सेट कह सकती हूँ? तो ये ही हमें समझना है कि सेट हम एग्जैक्टली किस चीज़ को कह सकते हैं। आपने बचपन में कुछ कार्ड्स कलेक्ट कर रहे हो या कुछ भी चीज़ों को कलेक्ट करा हो, क्या वो भी सेट कहलाएगी? तो यही चीज़ हमें सोचनी है कि कौन सी चीज़ को हम सेट कंसिडर करेंगे और कौन सी चीज़ को सेट हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो आप। ये हैरी पॉटर के कुछ बुक्स हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपने हैरी पॉटर देखा नहीं देखा, पर वैसे आप ध्यान रखना इसकी बुक्स हैं। क्या हम हैरी पॉटर की बुक्स को सेट कह सकते हैं? आप सोच के मुझे कमेंट में बताओ, आप अपने हिसाब से बताओ, जो आपको लगे, आपको लग रहा है मतलब जैसा भी लग रहा है, प्लीज़ एक बार ज़रूर आप कमेंट में बताओ, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ आप सही दिमाग लगा रहे हो। क्या हैरी हैरी पॉटर की जो बुक्स है हमारे पास, क्या हम उसको सेट कंसिडर कर सकते हैं? जैसे मान लो हैरी पॉटर की 7 बुक्स है, अब मुझे भी नहीं पता कितनी है, देखो टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता कितनी होंगी, पर अगर मान लेते हैं 7 बुक्स हैं, तो क्या ये सेट कहलाएँगी? तो इसका आंसर आप ज़रूर एक बार कमेंट में लिखो। फिर चेक करना भी मैं बताऊँगी आपको आंसर, पर आप एक बार ज़रूर लिखो इसमें। चलो लिख दिया? ठीक है, अब देखो हैरी पॉटर की जो ये बुक्स हैं, ये सेट बिल्कुल हैं। इसको हम कह सकते हैं ये सेट हैं। क्यों? क्योंकि ये हम सब के लिए सेम होगी। मतलब हैरी पॉटर की जितनी बुक्स निकली होंगी, पब्लिश हुई होंगी, बेटा वो हम सबके लिए सेम ही तो होंगी। ठीक है? तो सेट भी यही होता है। सेट क्या होता है? किसी भी देखो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता है, कलेक्शन तो कर रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है? बट ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा कि वो मेरे लिए, आपके लिए या किसी भी इंसान के लिए सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये 7 बुक्स बोलूँगी तो आपके लिए भी तो ये 7 ही बुक्स होंगी ना। हाँ, अगर मैं इसमें कुछ और चीज़ बोल दूँ, इसमें मैं बोल दूँ फेवरेट बुक, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि फेवरेट का मतलब तो थोड़ा वो हो जाएगा ना, आपके लिए क्या पता दूसरा कुछ पार्ट हो फेवरेट हो, मेरे लिए कुछ और हो। तो ध्यान रखना कि जहाँ पर ऐसा बोल दूँ मैं कि फेवरेट, तब नहीं होगा सेट। पर अगर मैंने कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स बोला है हैरी पॉटर की, तो बिल्कुल वो सेट होगा। ठीक है? ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने कलेक्शन करा है, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड मतलब कि हम सब के लिए सेम है, तो वो सेट कहलाएगा। ठीक है? सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैंने आपको बोला कि ठीक है मतलब सेट ही बताना है, तो आप एक बार सोच के बताओ मुझे कि अगर हम बोलें कि जो हमारा एक ईयर में जो मंथ है, मंथ जो होते हैं इन अ ईयर, क्या ये भी एक सेट है? आप मुझे सोच के बताओ, क्या ये भी एक सेट होगा? तो आप भी कहोगे बिल्कुल ये भी एक सेट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मंथ्स लिखूंगी किसी भी साल के, तो आप हम सब यही लिखेंगे ना। अब देखो बेटा, इसके साथ साथ ना मैं तुम्हें थोड़ा सा सेट को कैसे डिनोट करते हैं वो भी बता देती हूँ। ठीक है? तो जैसे सेट होता है ना, हमेशा उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है इस तरीके से, और ये से हमेशा विद इन द ब्रेसिस रखा जाता है, ये सेट्स के ब्रेसिस होते हैं। ठीक है, अब देखो मंथ्स जो है पूरे साल में जो होते हैं वो हम लिखेंगे ना, जनवरी, अभी बेटा शॉर्ट में लिख लेते हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ये बताओ कि अगर मैंने ये लिखे हैं तो आप डिफरेंट थोड़ी लिखोगे। आप भी क्या लिखोगे? आप भी ये 12 मंथ ही लिखोगे ना। अगर हम मंथ्स के बारे में बोलेंगे कि किसी एक साल में कितने मंथ होते हैं, मतलब कौन कौन से मंथ होते हैं, तो आप भी यही लिखोगे, मैं भी यही लिखूंगी, और कोई थर्ड पर्सन भी यही लिखेगा। यानी कि ये सेट है। ठीक है? और सेट यही चीज़ होती है जो कि हम सब के लिए सेम होती है। अब देखो सेट को दिखाते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं, आप लिखोगे कैसे? तो हमेशा यहाँ पर जब भी यूज़ करते हैं तो कैपिटल लेटर यूज़ करोगे आप। ठीक है? ब्रेसिस के अंदर आप हमेशा सेट्स को रखोगे, और बाकी ये जो सेट के अंदर जैसे जनवरी है, इसको आप एक एलिमेंट कहोगे, इसे कहते हैं हम एलिमेंट। ये भी एक अलग एलिमेंट है, ये भी एक अलग एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट्स को बायफ्रिकेट करने के लिए, अलग करने के लिए बीच में कॉमास का यूज़ करा जाता है। तो इस तरीके से हम सेट्स को लिखते हैं। ठीक है? तो आपको समझ आ ही गया होगा ये वाला। चलो फिर इसको हटा देते हैं। ठीक है? तो यही बताया हुआ है
बाकी अब सेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप इसको कैसे दिखाओगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे। एक तरीका तो मैंने ही बता दिया आपको, जो तरीका मैंने अभी लिखा था उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या है, सिंपल आप इस तरीके से एलिमेंट्स को लिखते हो, ठीक है, और इनके बीच में कॉमास का यूज करते हो और ब्रेसेस बना देते हो, सिंपल। दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि आप कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके लिखते हो। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, देखो। अब इसको अगर 1 3 5 7 9 है, ये हैं, या फिर इसी को आप ना सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे ना, एक्स सच दैट एक्स इज। अब ध्यान से देखो, 1 3 5 7 9 ये कौन से नंबर हैं, बताओ कौन से नंबर हैं ये। इन्हें कहते हैं ना हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं ना, ऐसे लिख दो, ऑड नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं जो कि 10 से कम है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने प्रॉपर्टी का यूज करा, आपने लिखा ऑड नंबर है ये। आपने देखा किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, क्या है। तो जब भी आप ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो ये होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स सच दैट यूज करा जाता है, ये 2 डॉट है, इनको सच दैट बोलते हैं, अच्छे से याद रखना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो क्या क्या टाइप्स के सेट्स होते हैं। पहला सेट है एम्प्टी या फिर नल सेट। अब इसके अंदर क्या है, ये ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये आपका नल सेट या फिर एम्प्टी सेट कहलाता है। ठीक है, इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, ये जो बना रखा है हमने इसको फाइव बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बनता है, फाइव से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास इसके, तो ये दे रखे हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हु स्क्वायर इज -1। अब आपको सेट बनाना है ऐसे रियल नंबर्स का जिनका स्क्वायर -1 आएगा। आप सोचो, क्या आपके पास कोई ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर -1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ये भी क्या हो जाएगा आपका नल सेट। ठीक है, नल सेट या फिर आप फाइव बना दो। ठीक है, तो नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और कभी कभी हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ब्रेसेस बना देते हैं ऐसे खाली। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर 2 आएगा, ये भी नहीं आएगा, मतलब इस ये हमेशा ऐसा होगा इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, उसको आप क्या कहोगे, नल सेट कहोगे। अब है नॉन एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, कम से कम एक एलिमेंट होगा, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि एम्प्टी नहीं है, सिंपल। इसके बाद है सिंगलटन सेट। इसके अंदर क्या है, ये ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उसका ओनली मेंबर 0 हो सकता है, मतलब ऐसे बता रखा है। बाकी आप ध्यान रखना, सिंगलटन सेट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। अब है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब कि ऐसा सेट, इस तरीके से देखो ना, 1 3 5 7 9 ये था ना, ये कौन सा सेट हो जाएगा आपका, फाइनाइट ही तो हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये खत्म हो रहा है, इसकी आप काउंट कर पा रहे हो इसको। ठीक है, ये फाइनाइट है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 3 5 7 9, अब हमें नहीं पता ये कहाँ एंड कर रहा है, अब कहाँ एंड कर रहा है नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अगली चीज है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी फाइनाइट सेट में है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये आपका फाइनाइट सेट है, कार्डिनल नंबर लिखना है आपको, ऐसे लिखेंगे ना NA, मतलब ये मान लो ए सेट है। ठीक है, ऊपर वाले का ही एग्जाम्पल से ही समझा रही हूँ मैं आपको। तो ये फाइनाइट सेट है, इसमें 1 3 5 7 9 है, तो कार्डिनल नंबर इसका लिखना है, तो आप काउंट कर लो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। एक फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। अब है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, जैसे ए सेट आपको दे रखा है मैंने 1 3 5 7, और मैंने आपको दूसरा सेट बी सेट दे रखा है यहाँ पर 7 5 3 1। अब मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ, क्या ए इज इक्वल टू बी है, क्या जो ये है ए वो बी के बराबर है, तो आप कहोगे ठीक ठीक है, 1 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, 5 भी है और 7 भी है, यानी कि जो एलिमेंट ए के अंदर है वही सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल सेट है।
अगर देखो मैं आपको एक सी और दे दूँ सेट यहाँ पर, 1 3 5 और 9, अगर ऐसा दे दिया, अब मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या बताओ कि ए जो है वो क्या सी के बराबर है? तो आप कहोगे 1 तो है, ठीक है, 3 भी है, 5 भी है, पर 7 की जगह 9 है, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी। इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट जो ए का है वो बी के अंदर होना चाहिए, हर एक एलिमेंट जो ए के अंदर है वो बी के अंदर होना चाहिए। अगर होगा तो ये इक्वल होगा, वरना ये इक्वल सेट नहीं होगा, जैसे कि सी वाला जो है वो इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, तो याद रखना आप इसको, मैं थोड़ा हटा देती हूँ इसको। चलो, अगला है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या है, दो फाइनाइट सेट ही लोगे आप, ए और बी। उनको इक्विवेलेंट तब कहोगे आप जब नंबर ऑफ एलिमेंट हो ए के बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट बी के। ठीक है, अब देखो, जैसे कि ये है आपके पास ए सेट दे रखा है 1 3 5 9, और बी दे रखा है आपको 6 7 8 और 10। ठीक है, ये दे रखा है, ए के अंदर है 1 3 5 9, बी के अंदर है 6 7 8 10। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी 4 है। अब क्योंकि दोनों के नंबर कार्डिनल नंबर सेम है, तो आप बोल सकते हो कि जो ए है वो बी का इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि इसके अंदर अगर 4 हैं तो उसके अंदर भी 4 होने चाहिए। अगर ए के अंदर 5 है तो बी के अंदर भी 5 होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि क्या एलिमेंट है, मतलब यहाँ डिफरेंट एलिमेंट से भी काम चल जाएगा, पर इक्वल में नहीं चलता, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारी सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे ए दे रखा है हम लोगों को 1 3 5, और बी सेट हम लोगों को दे रखा है 1 3 5 7 9 10, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि जो ए है क्या वो बी का सबसेट है? सबसेट का मतलब होता है क्या ए बी का पार्ट है? तो आप बोलोगे 1 3 5 है इसके अंदर, 1 3 5 इसके अंदर भी है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो बी का पार्ट है। तो सबसेट को डिनोट करते हैं बेटा इससे, ये जो बनाया ना सी जैसा, सी नहीं है, ध्यान से देखो, ऐसा बनाना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सबसेट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है, यानी कि कहीं ना कहीं ए जो है वो बी का पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब कुछ कुछ चीजें याद रखनी है इसमें कि हर एक एलिमेंट जो होता है, हर एक सेट जो होता है वो सबसेट होता है अपना। ठीक है, अपना तो होता ही है। अब देखो सबसेट में ना एक चीज ऐसे आती है, आपको लिखने को आता है कि सबसेट लिख के दिखाओ। जैसे ए दे रखा था ना 1 3 5, अब आपको बोलेंगे पॉसिबल सबसेट्स लिखो इसके। तो हमेशा याद रखना जब भी आपको सबसेट्स लिखने होते हैं, ठीक है, जब भी आपको सबसेट्स लिखने होते हैं इसके, तो किस तरीके से लिखते हो आप? देखो सबसे पहले क्या है कि फाई जो होता है, फाई को लिखा जाता है, फाई सबका सबसेट होता है, तो कभी भी आप सबसेट लिखोगे तो हमेशा फाई को लिखना ही है, याद रखना। ठीक है, फाई के अलावा आपका देखो अब क्या है, 1 था ना, तो ये 1 3 5 थे, तो ये इंडिविजुअली सेट्स के ब्रैकेट के अंदर ऐसे आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, दो दो के पेयर बनाओ, 1 3, इसके बाद आपका 3 5, इसके बाद आपका 1 5, इस तरीके से। ठीक है, हम देखो हमने क्या किया, 5 तो हम हर किसी के सबसेट में आएगा, इंडिविजुअली हमने तीनों को लिख दिया 1 3 5 को, दो दो के पेयर बना दिए 1 3 3 5 और 1 5। इसके बाद ये जो आपका जो सेट था वो खुद अपना सबसेट होगा, यानी कि ये सारे इसके क्या हो गए, पॉसिबल सबसेट्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसेट निकालना है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसेट क्या है ना, कभी कभी शॉर्ट में भी, मतलब हमें ना एमसीक्यू में पूछा जाता है सबसेट निकालने को, तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2n। ठीक है, वैसे मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ, रुको, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, सबसेट निकालने का फॉर्मूला भी होता है, जल्दी निकाल सकते हो, 2n से, जहाँ पर n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। यहाँ पर जो n होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। यहाँ पर देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 3, यानी कि इसके 2 की पावर 3 सबसेट होने चाहिए। 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8। ठीक है, यानी कि 8 सबसेट आने चाहिए, ध्यान से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आ रहे हैं ना। तो ये शॉर्ट में निकालने का तरीका है, टोटल पता चल जाता है कि कितने सबसेट आएंगे। तो ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से कहीं पर नोट कर लो, 2 की पावर n। इससे आप जल्दी एमसीक्यू के लिए जल्दी सबसेट निकाल सकते हो। बाकी आप जब लिखने के आएगा क्वेश्चन, रिटर्न क्वेश्चन वैसा वाला आएगा 2 मार्कर या कुछ, तो उसमें आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब इसको रब कर देती हूँ।
ठीक है, इस तरीके से। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, 2 की पावर m वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, आप याद रखना। अब है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट जो होता है वो पावर सेट कहलाता है। यानी कि देखो 1 2 3 है, इसके सबसेट लिखेंगे, देखो 1 2 3 है, इसके सबसेट लिखते हो बेटा तो 5 आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर दो दो के पेयर 1 3 और 1 2 2 3 और एक आ जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, पहले आपने नॉर्मल सेट सबसेट लिख दिए इसके। अब पावर सेट अगर आपको इसका लिखना है तो पावर सेट के लिए क्या करोगे, ये जो सबसेट्स है इन्हीं को ब्रेसिस में डाल दोगे तो पावर सेट आ जाएगा। देखो यहाँ पर है ना, इसी को देखो ना, ब्रेसिस में डाला हुआ है यहाँ पर, तो यही इसका पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी पावर सेट का भी बता रखा है आपको, एक तरीके से फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है।